प्यारे विद्यार्थियों, तो हम इमाइल दुर्खाइम के द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी सिद्धांत है उसकी हम बात करते हैं, जो हम पिछली क्लास में कवर नहीं कर पाए थे। तो देखिए, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी को आप समझते समय जो हमारा ह्यूमन सोसाइटी है उसकी एकता के जो प्रकार हैं उनको समझना भी जरूरी है। तो जैसा हमने बात की थी कि इमाइल दुर्खाइम सोशियोलॉजी के फाउंडिंग फादर्स में से एक है और वो सोशियोलॉजी को एक वैज्ञानिक विषय बनाना चाहते थे, साइंटिफिक सब्जेक्ट के रूप में इस्टेब्लिश करना चाहते थे। तो देखिए विद्यार्थियों, हम ये देखते हैं कि जो भी प्रारंभिक समाजशास्त्री थे, अर्ली सोशियोलॉजिस्ट, उन्होंने सोशियोलॉजी में जो टर्मिनोलॉजी यूज किया, जो शब्दावली यूज की है, कहीं ना कहीं वो प्राकृतिक विज्ञानों से प्रभावित है। इस प्रकार दुर्खाइम ने, आप देखिए, वो बात करते हैं मोरल डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन और ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। अब आप देखिए ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी, ये वर्ड्स कहाँ से आए? कहीं ना कहीं बायोलॉजी से आए। तो वो ये हमें ये बताना चाहते हैं कि समाज का विकास, समाज का जो विकास है उसका अध्ययन या सामाजिक संस्थाएं हैं उनका अध्ययन वैज्ञानिक तरीके से किया जाना चाहिए। और उसी कड़ी में वे बात करते हैं कि समाजों का विकास किस प्रकार से हुआ है, अर्थात समाज सरलता से जटिलता की तरफ कैसे बढ़ा है। पहले समाज सरल थे, फिर सरल समाज औद्योगिकरण के कारण, विज्ञान के विकास के कारण और उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था के कारण जटिल औद्योगिक समाजों में परिवर्तित हो गए। और इसमें आधुनिकता का बहुत बड़ा रोल है, आधुनिकता की बहुत बड़ी भूमिका है। आधुनिकता क्या है? देखिए, साइंस, टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, इनसे क्या हुआ? समाज में बदलाव आए। और आधुनिकता का तात्पर्य है रीजन, मतलब आप किसी भी घटना के पीछे कारणों को आप देखते हैं कि कोई भी घटना कैसे घटित हुई है। तो उसी संदर्भ में हम बात कर रहे थे कि सरल समाज से जटिल समाज की तरफ जो मानव समाज है उसकी यात्रा में श्रम का विभाजन कैसा रहा है। तो हम देखते हैं कि जटिल समाजों में श्रम विभाजन स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़ गया है। तो फिर श्रम विभाजन की अवधारणा को ठीक से समझने के लिए हमें पहले एकता को समझ लेना जरूरी है कि समाजों में किस प्रकार की एकता पाई जाती है। तो सरल समाजों की एकता को तो उन्होंने यांत्रिक एकता कहा और जटिल समाजों की एकता को उन्होंने सावयवी एकता कहा, या इंग्लिश में कहें तो ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी कहा। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने बात की थी यांत्रिक एकता का मतलब है ऐसी एकता जिसमें आपस में अंतर निर्भरता कम है और जो समाज है ना वो उसमें समरूपता है, मतलब समाज में होमोजेनियस समाज है, सब लोग एक जैसे हैं, एक जैसा कार्य करते हैं, अपनी अपनी जरूरतों को स्वयं ही पूरा कर लेते हैं। तो वहां पर एक दूसरे पर निर्भरता कम है। लेकिन जटिल समाज है वो हेट्रोजीनियस है, अर्थात उसे बहुत भिन्नता है, अंतर निर्भरता है और श्रम में बहुत विशेषीकरण आ गया। श्रम विभाजन, देखो ये एग्जाम में आप लोग कई बार गलती करते हैं। श्रम विभाजन का मतलब साधारण सी भाषा में समझ लो कि किसी भी कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, एक काम को अनेक लोगों में बांट देने को हम श्रम विभाजन कहते हैं। जैसे मान लीजिए पेप्सी का प्लांट है, तो उस प्लांट में बोतल में एक जगह आप पेप्सी को भरने का काम होता है, दूसरी जगह ढक्कन लगाने का काम होता है, तीसरी जगह लेबलिंग का काम होता है और फिर मार्केटिंग का काम होता है, एडवर्टीजमेंट है वो अलग एजेंसी देखती है। इस तरह से आप समझ सकते हो। और घर की बात करें, जैसे परंपरागत घरों में मम्मी है वो कुकिंग का काम करेगी, घर संभालेगी, पापा है वो अर्निंग मेंबर है, वो बाहर जाके कमाई करेंगे। तो इस तरह से श्रम का विभाजन हुआ और फिर उनका बाकी कामों को भी बांट दिया जाता है कि बहन ये काम करेगी, वो मम्मी के काम में थोड़ी मदद करेगी, एक रूटीन एक बना दिया जाता है। तो सरलता से समझने के लिए इसे हम श्रम विभाजन कहते हैं। तो उस श्रम विभाजन के आधार पर ही समाज में एकता पाई जाती है। और हम बात कर रहे थे ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी और मैकेनिकल सॉलिडेरिटी की। तो अब इनमें क्या फर्क है वो हम देख लेते हैं। जो कुछ हमने पॉइंट्स लिए हैं, जैसे देखिए ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन साइकोलॉजी। जो मैकेनिकल सॉलिडेरिटी यांत्रिक एकता वाले समाज है उनमें मानव व्यवहार में आत्मीयता है, अपनापन है, अनौपचारिक संबंध है और सरलता है।
और जब आप औद्योगिक समाज की तरफ देखते हैं तो किस तरह के व्यवहार है, वहां पर बहुत औपचारिक बिहेवियर है, कृत्रिमता है व्यवहार में। और जो सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन है उनका महत्व ज्यादा है, अर्थात वर्क प्लेस पर या ऑफिस में या क्लब्स की सदस्यता वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं जीवन में, ना कि परिवार और भाई बहन के साथ समय बिताना। तो कई बार आप न्यूज़पेपर में देखते हैं ना कि बच्चे हैं वो जो टीनेज बच्चे हैं, जिसे हम कहें कि वो बिहेवियर है उनका, वो समाज अप्रूव्ड बिहेवियर नहीं है, क्योंकि माँ बाप उनको प्रॉपर समय नहीं दे पा रहे हैं, किशोर अपराध बढ़ रहे हैं अन्य शब्दों में कहें तो बच्चों जो ये साविविकता आधारित समाज होते हैं ना, वहाँ पे औपचारिक संबंध ज्यादा है, कृत्रिमता है व्यवहार में, जटिल है, बहुत व्यवहार जटिल है समझना, मतलब आप कह क्या रहे हैं, इंटेंशन क्या है, करना क्या चाहते हैं, बहुत ही इस तरह के कृत्रिमता है व्यवहार में। और फिर हम बात करते हैं लॉ, मोरलिटी एंड सोशल कंट्रोल की। सरल समाजों में कानून है वो दमनकारी होते हैं, एक कहावत है ना, आंख की बदले आंख। तो यहाँ पर किसी ने अपराध किया है तो जो भी कम्युनिटी है या समुदाय है वो ऑन स्पॉट सजा दे देता है ना। और आप परंपरागत समाजों में क्या होता है कि कड़ा दंड देते हैं और अपराध भी ज्यादा, मतलब छोड़ अप्रूव्ड बिहेवियर से, आदर्शात्मक व्यवहार से थोड़ा भी डेवियंस होने पर वो उसे अपराध की श्रेणी में मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए इंटरकास्ट मैरिज है, तो परंपरागत समाजों में, भारतीय समाज के संदर्भ में बात कर रही हूँ, उसे वो अपराध मान लेंगे, खाप पंचायत आ जाएगी, बच्चों को सजा देगी, इस तरह से, मतलब है ना। तो यहाँ पर लॉ है वो दमनकारी है, बदले की भावना है। लेकिन आधुनिक समाजों में कानून कैसे, आप कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में आपका एक सुनवाई होती है आपकी, और कानून की नजर में सब समान है, और रिफॉर्मेटिव कानून है, कानूनों में सुधारात्मक प्रयास ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप देखते हैं ना, कैदियों का भी सुधार किया जाता है, उनको अलग अलग कला, उनको अलग अलग ट्रेनिंग दी जाती है, स्किल डेवलपमेंट, उनका स्किल की ट्रेनिंग दी जाती है। और जो हमारी फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर है किरण बेदी, उन्होंने तो कैदियों में सुधार के लिए कितना कार्य किया, उनको रेमन मैग्सेस से भी मिला, जिसे आपको पता है। तो जो ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी आधारित समाज है, साविवी एकता वाले समाज, वहां पे रिफॉर्मेटिव लॉज होते हैं। अब मोरलिटी भी अलग है, गांव की मोरल वैल्यूज अलग हैं, वहां पे प्रथाएं, परंपराएं, धार्मिक विश्वास, धर्म की बहुत प्रधानता है। लेकिन शहरों में हम देखें तो मोरल वैल्यूज अलग है ना, बहुत रैशनल है, मुझे क्या फायदा होगा, इस तरह से चीजों को देखा जाता है। कि शहरों में भी मोरल वैल्यूज के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, फिर भी काफी उसमें लचीलापन है। फिर हम देखते हैं कंट्रोल की। गांवों में कंट्रोल करने वाली एजेंसीज है वो संयुक्त परिवार, जाति पंचायत, या फिर खाप पंचायत, या संयुक्त परिवार, और परिवार के एल्डरली मेंबर्स। परिवार का मुखिया के कहे बिना कोई कार्य नहीं होगा, अंतिम निर्णय उसका होगा। लेकिन अगर हम औद्योगिक समाजों की बात करें तो कंट्रोल परिवार का कंट्रोल नहीं होता, तो प्राथमिक संस्थाओं का इतना कंट्रोल नहीं है, इंडिविजुअलिज्म ज्यादा है, व्यक्तिवादिता की भावना, और कानून के लिए अलग एजेंसीज आ गई हैं, स्टेट कंट्रोल करता है, स्टेट हुआ, पुलिस हुआ, जुडिशरी हुआ, नीतियां हुई हमारी, तो ये सब है वो कंट्रोल करते हैं। फिर हम देखते हैं पॉलिटिकल रिजीम। जो सरल समाज है, यांत्रिक एकता आधारित समाजों में पंचायत है, गांव का मुखिया है, वो सब पॉलिटिकल एक्टिविटीज, मतलब पॉलिटिकल पावर उनके हाथ में होती है, परंपरागत सत्ता परिवार में मुखिया के हाथ में सत्ता है। लेकिन शहरों की बात करें तो आप देखते हैं स्टूडेंट्स की इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ, जब हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो लिबर्टी की बात आई थी, और लिबर्टी से मतलब हुआ डेमोक्रेटिक वैल्यूज। और वर्तमान समय में डेमोक्रेटिक, हमारे मतलब दुनिया के अधिकतर देशों में किस प्रकार का शासन है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक रिजीम है, और उसमें भी स्पेशलाइजेशन हो गया। हम यही तो बात कर रहे हैं कि यांत्रिक एकता में स्पेशलाइजेशन नहीं है, लेकिन साविवी एकता आधारित समाजों में स्पेशलाइजेशन है, कार्यों का बंटवारा हो गया है। तो अब आप देखिए, जो रिजीम है, गवर्नमेंट है, उसके काम भी किस में बंट गए हैं, वो बंट गए हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। सरकार के 3 महत्वपूर्ण जो हिस्से हैं उनमें काम बंट गए हैं। हालांकि चौथा हम प्रेसिडेंट को भी मानते हैं, वो एक अलग चीज है ना, वो हमें यहाँ नहीं पढ़ना है। तो पॉलिटिकल रिजीम है
ह्यूमन राइट्स की बात ज़्यादा होती है या फिर फंडामेंटल राइट्स। तो प्राथमिक जो इंस्टीट्यूशंस थे या प्राथमिक संस्थाएं थी, उनकी भूमिका कम हो गई है, परंपरागत सत्ता नहीं रही है, और अब सत्ता के नवीन प्रकार आ गए हैं। लेजिटिमेट सत्ता की बात अब होती है ना। फिर हम बात करते हैं इकोनॉमिक सिस्टम की, वो हम पहले कर चुके हैं कि सरल समाजों की अर्थव्यवस्था होती है ना, वो तो सिर्फ कृषि आधारित है या फिर कुटीर उद्योग है, और सबसिस्टेंस इकोनॉमी आपकी वो जरूरतों को पूरा कर पाती है, वो सरप्लस इकोनॉमी नहीं है। लेकिन इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमी वो कैसी इकोनॉमी है? वो एक ओपन इकोनॉमी है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स भी है, और अभी वर्तमान समय में तो आप देखिए ग्लोबलाइजेशन के लिए की वजह से कितनी इंटरडिपेंडेंस हो गई है एक इकोनॉमी की दूसरी इकोनॉमी पर। तो बहुत आर्थिक क्रियाएं हैं, बहुत जटिल है, स्पेशलाइजेशन बहुत है, डिवीजन ऑफ लेबर ज़्यादा है। फिर हम बात करते हैं रिलीजन की। तो इमाइल दुफाइन कहते हैं कि सरल समाजों में जो रिलीजन है वो बहुत ही सरल है। उसे वो अरुंडा जनजाति, ऑस्ट्रेलिया के अरुंडा जनजाति का अध्ययन करके वो टोटम की अवधारणा देते हैं कि टोटम धर्म का एक बहुत ही सरल रूप है, और टोटम का मतलब है कि किसी समुदाय द्वारा एनिमेट या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, ये कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, जीवित या अजीवित, कोई वस्तु, पेड़ या कोई जानवर, उसकी पूजा करना, उसमें एक विश्वास व्यवस्था रखना, मतलब धर्म का जो स्वरूप है बहुत ही सरल है। लेकिन जटिल समाजों में हम देखते हैं कि वर्तमान में औद्योगिक समाजों में धर्म का स्वरूप बदल गया है। धर्म सरल समाजों में जहाँ बहुदेववाद था, अब मोनोथेइज्म की तरफ हम जा रहे हैं, एकेश्वरवाद की तरफ। धर्म का अंतर्राष्ट्रीयकरण भी हो रहा है, या फिर हम ये कहें कि धर्म निरपेक्षता की भावना भी बढ़ रही है, या फिर मानवतावादी धर्म स्पिरिचुअलिटी की तरफ हम जा रहे हैं। और धर्म और अर्थव्यवस्था की अंतःक्रियाएं भी हो रही है, धर्म का बाजारीकरण होता जा रहा है। तो ये आधुनिक समाजों में किस तरह से टेक्नोलॉजी की वजह से धर्म ने कैसे अलग रूप ले लिया है, वो भी आप देखिए। तो कितना इंटरडिपेंडेंस हो गया, कितनी डाइवर्सिटी हो, कितना स्पेशलाइजेशन हो गया है। फिर हम बात करते हैं क्राइम की। तो जैसा हमने पहले बात की थी कि सरल समाजों में तो सामाजिक नियमों या आदर्शों से थोड़ा भी हटने को हम लोग क्राइम मान लेते हैं, लेकिन आधुनिक समाजों में क्राइम एक अलग तरह से देखा जाता है। उसके लिए अलग अलग कानून है, और कानूनों के अनुसार ही व्यक्ति के व्यवहार को, जो कि अवांछनीय व्यवहार है या फिर मानदंडों से हटकर व्यवहार है, उसको क्राइम है या नहीं इस रूप में देखा जाता है। फिर हम बात करते हैं सोशल स्ट्रक्चर की, समाज की संरचना की। जो मैकेनिकल सॉलिडेरिटी या यांत्रिक एकता वाले सरल ग्रामीण समाज है, वो नातेदारी, संयुक्त परिवार, पंचायत व्यवस्था, ये उनकी सामाजिक संरचना का मतलब एक आधार होता है। और भारतीय समाज के संदर्भ में इसे समझने का अगर आप प्रयास करेंगे तो जाति आधारित व्यवस्था है हमारे यहाँ। लेकिन अगर सोशल स्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करें, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में सोशल स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, तो ये आप देखेंगे कि वहां पर बिल्कुल बदल रहा है, फैमिली का रूप बदल रहा है, परिवार अलग हो रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज आ गई हैं, जॉइंट फैमिली नहीं है, और फैमिली के भी कई डाइवर्स फॉर्म्स हैं, मैरिज का इंस्टीट्यूशन बदल रहा है, और अब तो विद्यार्थियों सेम सेक्स मैरिजेस भी होने लगी हैं। तो ये परिवार का बदलता रूप है। या फिर आजकल की युवक युवती शादी भी नहीं करना चाह रही हैं, वो बच्चा एडॉप्ट कर लेते हैं, अपना फैमिली कंप्लीट कर लेते हैं। और एक अवधारणा पहले भी बताई थी मैंने, दोनों जॉब करते हैं, किड्स नहीं है, जैसे डबल इनकम नो किड्स आप कह सकते हैं। कहने का मतलब है कि सोशल स्ट्रक्चर वो बदल गया है, और अब कास्ट या फिर आपका जो बर्थ से आपको सोशल स्टेटस मिला है उसका महत्व कम है, और आपकी उपलब्धियों का, आपकी योग्यताओं का, आपकी कौशल का महत्व अधिक है, क्लास का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। तो इस तरह से सोशल स्ट्रक्चर में रिलेशनशिप है, उनका नेचर भी बदल गया है। प्राइमरी रिलेशनशिप ना होके और अभी औपचारिक संबंध ज़्यादा हो रहे हैं समाज में। कृत्रिमता और औपचारिकता, आत्मीयता का अभाव है, और इसीलिए कहीं ना कहीं जैसा एमिली डुर्कहाइम कहते हैं कि बहुत ही अकेलापन बढ़ रहा है, और व्यक्ति अपने आप को इंडिविजुअलिस्टिक एटीट्यूड की वजह से बहुत अकेला पाता है। और इसकी चर्चा उन्होंने अपनी बुक सुसाइड में किया है।
कि सुसाइड के केसेस किस तरह से बढ़ रहे हैं, क्योंकि समाज में सॉलिडेरिटी है, उसकी प्रकृति बदल रही है, एकता की प्रकृति बदल रही है, व्यक्ति को सुनने वाला कोई है नहीं और औपचारिक नहीं बढ़ रही है। तो ये हमने आज बात की एमाइल दुर्खाइम की द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी के कॉन्सेप्ट सॉलिडेरिटी। थैंक यू।